कि प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज़ है ना, हम केवल यही जानते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। हमने बिहार बस इसलिए दिया हुआ है कि बीपीएससी खाली बिहार के संदर्भ में पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान में जो भी प्रावधान किए गए होंगे अल्पसंख्यकों के लिए, वो उड़ीसा में भी लागू होता है, वो हमारे बिहार में भी लागू होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य की विधानसभा केवल 3 ऐसे विंग हैं, 3 ऐसे क्या है संगठन है या संस्था कह लो हैं, जो ही उपाय कर सकते हैं इनके कल्याणार्थ। जो भी स्कीम्स होते हैं, जो भी योजना होता है, यही 3 लोग कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। पहला चीज़ क्लियर हो गया। पहले हम यह समझते हैं कि माइनॉरिटीज आखिर होता क्या है, क्योंकि माइनॉरिटीज को जानने से पहले हम इस टॉपिक को जो शुरू करेंगे ना कि अल्पसंख्यक कहते किसको हैं, तो अल्पसंख्यक के बारे में पहले हम जानते हैं कि अल्पसंख्यक आखिर है क्या, है ना, होता क्या है ना, यानी अल्पसंख्यक आखिर है क्या। जब भी अल्पसंख्यक की चर्चा किया जाता है तो हमारे मस्तिष्क में क्या आता है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, यानी मुसलमान के बारे में बात करते हैं, ठीक। लेकिन क्या है कि ये हमारी अपनी अवधारणा है, अपनी धारणा है, आपकी कुछ अलग अवधारणा होगी। हमारे भारतीय संविधान में कितने प्रकार के अल्पसंख्यक होंगे इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं की गई हुई है। ध्यान देना कि हमारे भारतीय संविधान में कितने प्रकार के अल्पसंख्यक होंगे, कितनी उनकी संख्या होगी, किस धर्म को अल्पसंख्यक में जोड़ेंगे, इसका कहीं कोई चर्चा नहीं किया गया हुआ है। इवन कि अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख जो है ना संविधान में कहीं नहीं किया गया, लेकिन उसके लिए प्रावधान किया गया हुआ है। ध्यान से सुनना हमारी बात को। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का कहीं चर्चा नहीं किया गया है, ना ही उसके बारे में कहीं उल्लेख है, ना ही उसको परिभाषित किया गया है। लेकिन संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, कुछ ऐसी अनुसूचियां हैं जो हमको अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या नियम कानून बनाए जा सकते हैं उसके संदर्भ में क्या करता है, चर्चा करता है। क्लियर है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आपको पीटी में अगर पूछ दे कि अल्पसंख्यक का चर्चा किस संविधान में, तो वो कहीं नहीं किया गया है, बल्कि उसके प्रावधानों की चर्चा की गई हुई है। प्रावधान अलग चीज़ होता है, अल्पसंख्यक एक समुदाय हो गया ना, वह एक अलग चीज़ हो गया। तो अल्पसंख्यक का चर्चा नहीं किया गया कि हम मुसलमान अल्पसंख्यक होंगे, बौद्ध अल्पसंख्यक होंगे, जैन अल्पसंख्यक होगा, इसका चर्चा नहीं किया गया। ये हमारे भारतीय संसद जो है ना, समय समय पर जब जातीय जब सेंसस जनगणना होता है 10 वर्षों पर, तो देखता है कि भाई कौन सा धर्म का लोगों की संख्या कम हो रही है, कौन से भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, तो उसको सरकार प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए उसको अल्पसंख्यक में डाल देता है। क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में। अब यहाँ हम समझते हैं कि हमारे भारत के संविधान में अल्पसंख्यक का चर्चा तो नहीं किया गया हुआ है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में जो प्रावधान किए गए हुए हैं उन प्रावधानों में यह बताया गया हुआ है कि अल्पसंख्यक जो होते हैं वह अल्पसंख्यक कितने प्रकार के हो सकते हैं रागनी, 2 प्रकार के हो सकते हैं, है ना। पहले समझो, अभी बस अल्पसंख्यक के बारे में बता रहे हैं, बाद में हम इसके प्रावधान को पढ़ेंगे। फिर से समझना कि अल्पसंख्यक जो होता है भारतीय संविधान में चर्चा नहीं किया गया हुआ है, केवल इसके प्रावधानों की चर्चा की गई हुई है। क्लियर है, तो भारतीय संविधान में जो प्रावधान की चर्चा की गई हुई अल्पसंख्यक के विषय में, तो बोला गया है क्या कि हमारे भारत में 2 प्रकार के अल्पसंख्यक पाए जाते हैं, ठीक। पहला पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक। धार्मिक अल्पसंख्यक, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज, ठीक। और दूसरा हम लोग बोलते हैं भाषाई अल्पसंख्यक। समझ में आ रहा है नीतीश? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। देखो, अब हम इसी को थोड़ा सा आगे हम डिस्क्राइब करने का कोशिश करते हैं कि यह दोनों आखिर होता क्या है। देखो, यहाँ पर भारतीय संविधान में जो प्रावधान किए गए हुए हैं वह किया गया है धार्मिक आधार पर और भाषा के आधार पर। अभी तक हम लोग जितनी भी किताबें पढ़ते हैं, जितनी भी चर्चाएं हम लोग करते हैं, वह सामान्यतः धार्मिक अल्पसंख्यक के संदर्भ में किया जाता है। भाषाई वाला बहुत कम है। भाषाई तुमको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में आपको मिलेगा। हम आगे चर्चा करते हैं उन सब चीज़ों का। पहले हमको यह बताइए कि अभी ये
देखो धार्मिक का मतलब क्या होता है कि भारत में तो विभिन्न प्रकार के धर्म है ना जी। बहुत लोग हिंदू मानते हैं, कुछ लोग मुसलमान इस्लाम धर्म को मानते हैं, कुछ जैन मानते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो किसी धर्म को मानवे नहीं करते हैं। जैसे भी साउथ की कोई लेडीज़ हैं, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश की कहाँ की थी, उन्होंने कोर्ट से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है कि वह किसी धर्म को नहीं मानती है और किसी भगवान में उसका आस्था नहीं है। आपने को पढ़ा होगा उन सब चीज़ों को। तो ये हमारा क्या कि हमारी लिबर्टी है। आगे जब मौलिक अधिकार आप लोग पढ़िएगा उसमें पता चलेगा कि हमको स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई भी हम धर्म मान सकते हैं, किसी भी धर्म को हम अनुयायी बन सकते हैं या किसी को हम परित्याग कर सकते हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र है बिल्कुल। हमको नहीं कोई रोकेगा कि भाई हाँ तुम क्यों नहीं मान रहे हो। क्लियर है। तो हम सब चर्चा करते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यक वर्तमान में भारत में कितने हैं। ठीक, तो देखो कि हमारे यहाँ सेंसस 2011 यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जनगणना 2011 जब हुआ था तब उस संदर्भ में हमारे पास कितने अल्पसंख्यक आए हुए थे बताओ कोई आदमी। सेंसस 2011 जब हुआ था, क्लियर है, इसमें पांच प्रकार के धार्मिक अल्पसंख्यक की बात कही गई थी। ठीक, बाद में कानून बना करके जैन धर्म को भी क्या किया गया था, एक अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर दिया गया। यानी अब हमारे पास कितने हो गए हैं, 6। अब जो 6 प्रकार के मेरे पास अल्पसंख्यक हैं कौन कौन है बताओ। तो सबसे पहले हमारा जो जिनकी संख्या अधिक है कौन सा है, मुस्लिम। बोलती है, बोलो तो रश्मि कौन कौन है। आवाज नहीं जा रही है हमारी। सिख। सर सिख की सिख? सिख। हाँ अच्छा सिख, ठीक है। और बताइए, और बताओ कौन सा छूट गया है। क्रिश्चियन। बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, मुस्लिम। नहीं मुस्लिम तो लिख दिए हैं, कहाँ नशा में हो क्या ऋतुराज। देखो बोल रहे हैं सर कि हाँ, 6 तरह के हैं। अब समझो ध्यान से, हमारे भारतीय संविधान में जो भी प्रावधान हम पढ़ेंगे अभी अल्पसंख्यकों के लिए, वह इन 6 भाई बहनों पर लागू होगा कि हमारे भारतीय संविधान के किस किस अनुच्छेद में इनके लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए हुए हैं। और आगे हम चर्चा करेंगे कि हमारे बिहार में बिहार सरकार इनको क्या क्या प्रावधान उपलब्ध करवा रहा है। यहाँ तक डिस्कशन में समझ में आया सब लोगों को। पढ़ लेना कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, समझे नीतीश कुमार, यानी संवैधानिक प्रावधान अब हम पढ़ते हैं। देखो यानी अब हम देखते हैं कि जो 6 को हम नाम लिखे हैं ना, कौन कौन बताओ तो रश्मि केसरी क्या क्या हम अल्पसंख्यक का नाम बताए हैं। कॉपी पर मत देखना, दिमाग में दोहराओ, बताओ, उंगली पर गिनाओ हमको, जल्दी से बताओ। बौद्ध, जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई। 6 गो है। यस सर। चलो तुम पहले बौद्धों को ऊपर रख दी हो, ठीक है, अच्छी बात है। 6 को याद रखिएगा, है ना। देखो यानी अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या ऐसे प्रोविजन है, कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद है जो हमारे अल्पसंख्यक से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या चर्चा किया है कि आर्टिकल को ना, देखो अनुच्छेद को आपके मेंस में कैसे लिखना, देखो ध्यान से, कैसे समय बचाना है। पूरा अनुच्छेद मत लिखना, है ना। क्या करना, उसको नु पर दूगो एगो बिंदु दे देना, डैश मार देना, हो गया। क्योंकि यह छेद लिखोगी ना, छेद हमको समय लगेगा, उतना समय हम क्यों दें मीन्स में, इससे काम हमारा हो जाए। क्योंकि ये संविधान में लिखा है ऐसा, इसलिए लिख सकते हैं आप लोग। तो अनुच्छेद, या फिर इसको ऐसे ही लिखते हैं आर्टिकल ART, बिंदी दे दो, हाइफन दे दो, काम खत्म हो गया। 29, ठीक। चलो बताइए तो रागनी कि आर्टिकल 29 जो है वह क्या कहता है। आर्टिकल 29 जो है उसमें क्या कहा गया हुआ है, बताओ तो नीता, तुमको पढ़ाए हैं ना जी, याद करो वो पुरानी बातें कि जब हम क्लास में पढ़ा थे मौलिक अधिकार करण, अभी थे ना सर। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। गूगल की हो? नहीं सर, बहुत बढ़िया, पढ़ने दिए थे टॉपिक तो थोड़ा बहुत पढ़े थे। हाँ बहुत बढ़िया। क्या है, जाति धर्म को ना,
क्या कह रहे हो नीतीश, बताओ। किसी भी जाति धर्म या भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक को है उसे सरकारी संस्थान में रोका नहीं जा सकता। वो 30 में है। नहीं, नीतीश सही बोल रहा है, उसको थोड़ा सा फ्रेमिंग कर देखो। हमने कहा कि आर्टिकल 29 क्या होता है, तो इसमें एक ही वर्ड लिखा गया हुआ है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक, देखो यहाँ चीज को समझते हैं कि अनुच्छेद 29 जो है भारतीय संविधान का, वह क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। संरक्षण का मतलब क्या हुआ करण, इसका मतलब हुआ कि रक्षा करना, है ना। और हित का मतलब देखो, हित का मतलब होता ना, नहीं बोलते कि वो हमारा हित है, मतलब मेरा शुभचिंतक है, अच्छा सोचता है, लेकिन इसका अंग्रेजी में देखो कि क्या होता है, इंटरेस्ट। समझो ध्यान से कि पॉलिटी में अंग्रेजी जाना क्यों जरूरी है, जाइए मिटाइएगा। देखो अभी रिजल्ट जो होता है ना, कैसी इंग्लिश में ज़्यादा होता है यूपीएससी में, यही कारण होता है। देखो हम लोग हित को समझते हैं क्या कि तो ठीक है मेरा फेवर में होगा, हित हो गया, यानी जो मेरे बारे में अच्छा सोचता है वही हित हो गया, लेकिन नहीं, हित का मतलब होता है इंटरेस्ट। अब देखो अंग्रेजी में पूछते हैं ना, जैसे पूछेगा इंटरव्यू में कि बताओ सारिका कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट, मतलब किस किस में आपका इंटरेस्ट है, तब बोलोगी सर हमको मैगी खाने में इंटरेस्ट है, बर्गर खाने में इंटरेस्ट है, पिज़्ज़ा खाने में इंटरेस्ट है, कोई हमको बना करके दे दे तो हमको वो पूरा ढकर के खा जाएंगे, उसमें इंटरेस्ट है, हम बनाएंगे नहीं, बोलोगी ना अपना रुचि से। यानी आपकी इच्छा, ध्यान से सुनना, आपकी इच्छा जिन जिन चीज़ों में हो सकता है या होगा, वह सब आपका क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। यहाँ ब्याज मत समझिएगा, लेकिन हिंदी में अगर हम हित पढ़ते तो हित से कोई ज़्यादा हमको एक्सपेंशन नहीं मिल पाता, विस्तार नहीं मिलता है। यानी इंटरेस्ट का मतलब कि मान लो कि यह कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक है, राधिका इसका नाम है लड़की का, मान लो कि यह बौद्ध है ना, तो अगर राधिका जो भी चीज़ सोचेगी इस अपने मस्तिष्क से, जो उसके धर्म की रक्षा के लिए हो, उसके मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए हो, तो उसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार और भारत की न्यायपालिका, राज्य का न्यायतंत्र सब उसके हितों की क्या करेगा, रक्षा करेगा, चाहे ये लड़की अकेले ही क्यों नहीं खड़ी हो जाए। इसका ताज़ा एग्जाम्पल देखिएगा, कर्नाटक का हिजाब मुद्दा देखिए हो ना, पतली दुबली लड़की में बहुत दम होता है शायद, नहीं जायद बेचारी पढ़ने के लिए लड़का सब बोला कि जय श्री राम बोल रहा था, लड़की बोली अल्लाह, कितना तेजी से बोलने लगी। आप देखो कि कितना वो हाईलाइट हो गई हुई है, क्योंकि अब क्या है कि जितना भी न्यायतंत्र है, जितना भी हमारा प्रशासन तंत्र है, सब उस लड़की के पास नहीं खड़ा है, लड़की के साथ नहीं खड़ा है, बल्कि लड़की का जो इंटरेस्ट है छुपा हुआ कि भाई हम आर्टिकल पढ़ेंगे ना 30 या 29 आगे पढ़ेंगे कि हमको धर्म को मानने की स्वतंत्रता, तो इस्लाम धर्म मानती है भाई, उसको जो बोलना है वो बोल सकती है, उसको कहाँ कोई गिरफ्तार किया है, नहीं करबो नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। आई बात समझ में। तो हमारा आर्टिकल 29 जो बोलता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, संरक्षण करता है। आप जो बोल रहे हैं ना नीतीश कुमार, आप सही बोले हैं, लेकिन आप जो चीज़ बताए हैं वह आर्टिकल 29(2) का या ख का पार्ट बताए हैं, आपने आर्टिकल 29(1) का या 2 का 1 का बात नहीं बताया है, समझे। यानी आर्टिकल 29 का 2 गो बेटा है, समझी जा, समझा। एक बेटा का नाम है आर्टिकल 29(1) और एक बेटा का नाम क्या हो गया, आर्टिकल 29(2). अभी मत पूछना कि सर बेटी कहाँ गया, अभी इनको बेटे हुआ तो हम क्या करें, है ना। चलो अब बताइए नीतीश कुमार कि आर्टिकल 29(1) क्या कहता है और आर्टिकल 29(2) क्या कहता है, बताइए तो करण, आप तो पढ़े हैं ना। सर 29 क याद नहीं है, 30 याद है। चलो तुम बताओ तो नीता। सर हमको भी नहीं पता है उसका 2 क्या होता है। 30 मुझे भी पता है, इसका शिक्षा वगैरह के बारे में बताया था, जो अपने मर्जी से स्थापना कर सकते। ये हम नहीं पढ़ाया था तुमको क्लास में 1-1.5 महीना पहले? पढ़ाए थे सर। पढ़ाए थे सर, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। तो हमारा नाक कटवा दोगे, इतना अच्छा नाक बताओ तो भगवान। नहीं सर, ये जानते हैं इस क्या होगा, उसका जो अधिकार होगा उसी को कुछ करने के लिए दिया होगा, अधिकार गवर्नमेंट दिए होंगे, इसी के बारे में होगा। देखो क्या है भाषा वगैरह जो ठीक सुन लो, शिक्षा वगैरह के बारे में दिया होगा।
शिक्षा में छोड़ो, यहाँ ध्यान से दो, क्या बोल रहे नीतीश बताओ। सर बोल रहे हैं सर, अल्पसंख्यक जो भी है उनकी भाषा या संस्कृति को क्या कर सकता है, संरक्षण या अधिकार उसको देना सर। हाँ बहुत बढ़िया। देखो आर्टिकल 29(1) में क्या कहता है, समझ लो ध्यान से, चूंकि बहुत लंबा हम लिखेंगे नहीं, हम समझा देते हैं, आप बस नोट बना लेना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29(1) क्या कहता है रेशमी, यह कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक, ध्यान से सुनना, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग या अल्पसंख्यक समूह के लोग, देखते हैं ना जी अभी जो 6 को पढ़े हैं, वह भारत के किसी भी कोने में बस रहा हो, चाहे यूटीज हो या हमारा स्टेट हो, है ना, कोई भी अल्पसंख्यक समूह या अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भारत के किसी भी कोने में निवास अगर कर रहा हो तो उसको अपनी मातृभाषा में, मातृभाषा की रक्षा करना, अपनी लिपि को रक्षित करना और उनको अपनी संस्कृति को रक्षित करना क्या करेगा, अधिकार है उनको। फिर से समझो ध्यान से कि आर्टिकल 29 से क्या कहता है कि 29 से कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग या अल्पसंख्यक समूह के व्यक्ति जो भारत के किसी भी कोने में निवास कर रहे हैं और रहते हों, उनको भारत का संविधान, आर्टिकल 29 है ना, संविधान कहता है, यह अधिकार देता है कि वह अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी लिपि, स्क्रिप्ट होता है जैसे उर्दू अरबी सब बोलते हैं, अपनी लिपि या 3 चीज़ का वह क्या कर सकता है, रक्षा करने का उसको अधिकार है। यानी अगर उस पर किसी भी प्रकार का कानूनी क्लेम नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 29 से कह दिया। देखो अल्पसंख्यक का प्रावधान, यानी जो चीज़ यहाँ पर किया गया हुआ है वही चीज़ तो वहाँ करेगा ना, बिहार सरकार भी हमारे करेंगे। ठीक, अब देखो आर्टिकल 29(2) क्या कहता है, आर्टिकल 29(2) क्या कहता है, यह कहता है कि यदि कोई भी शिक्षण संस्थान, ध्यान रखना, कोई भी शिक्षण संस्थान जो धर्म के आधार पर, धार्मिक आधार पर खोला गया हो, कोई भी शिक्षण संस्थान धर्म के आधार पर खोला गया हो और यदि वह भारत सरकार से फंड ले रहा हो या राज्य सरकार से फंड ले रहा हो, तो उस कॉलेज में या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में किसी भी जाति, धर्म और व्यक्ति के लोग पढ़ाई कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकता है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि अगर कोई धार्मिक संस्थान, धार्मिक संगठन यदि अपने खुद के पैसा से इकट्ठा करके खोला गया हुआ हो तो वह स्वतंत्र है, वह क्या है, स्वतंत्र है अपने धर्म के विशेष लोगों को शिक्षा देने के लिए। बात समझ में आया, उसका प्रशासन करने के लिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख लो, खालसा कॉलेज, खालसा कॉलेज, ये आपको देखिए दिल्ली में मिलेगा, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, गुजरात में है, पंजाब में है, अमृतसर, हर जगह तुमको मिलेगा खालसा कॉलेज। मतलब क्या है कि खालसा क्या है कि यह सिख धर्म के लोगों ने ट्रस्ट बना करके इस कॉलेज को खोला है। और क्या है कि इसके पास तो पैसा की कमी है नहीं, इस सरकार से पैसा नहीं लेता, भारत सरकार से, भारत सरकार अनुदान देती है लेकिन बहुत सारे कॉलेज इसका नहीं लेता, बोलता नहीं मेरे पास तो खुद पैसा है। और यह क्या करता है, अपने जो पंजाबी लोग होते हैं उनको एडमिशन करवाता है, ठीक है। लेकिन खालसा कॉलेज किसी दूसरे व्यक्ति अगर हम पढ़ना अगर चाहेंगे ना, हमको यह पढ़ने से नहीं रोकेगा क्योंकि सिख लोग हैं। लेकिन यहाँ मतलब मैंडेटरी है कि खालसा कॉलेज में पंजाबी पढ़ाई होगी ही होगी, और अगर तुम पढ़ाई करते हो वहाँ पर तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको पंजाबी सीखना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये उसी प्रकार का कि यदि तुम आरएसएस में ज्वाइन करते हो तो तुमको इस शाखा, इसको बोलते हैं, तुमको इस सुबह सुबह परेड करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, देखिए ना संविधान कैसे जो प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये हमारा कौन सा कहा, आर्टिकल 29 कहा। यानी आर्टिकल 29 के 1 और 2 में क्या कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक समूह के व्यक्ति के अगर लोग हैं तो वह अपनी भाषा का, संस्कृति का और लिपि का रक्षा कर सकता है। इसमें क्या कहता है कि यदि कोई भी शिक्षण संस्थान जो सरकारी अनुदान के द्वारा संचालित है, उसको सरकार पैसा अगर दे रहा है तो उसमें किसी भी जाति, धर्म के लोग एडमिशन ले सकते हैं, है ना। और इसमें यह भी कहा गया है कि यदि आप किसी भी धर्म विशेष का कॉलेज खोलते हैं तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो है वह मुस्लिम संगठन ही करेगा या ईसाई संगठन करेगा, जो भी धर्म का होगा वो करेगा। तो ये प्रोविजंस हुआ ना। अब देखो इसी प्रोविजंस को जोड़ के कहाँ लिखना है, हमारे भारत के बिहार के संविधान में, ये क्वेश्चंस में लिखना है। तो बताइए तो क्या क्या करण कैसे लिखेंगे कि इसके आधार पर बोलेंगे ना हम लोग कि क्या है कि बिहार में जो मदरसा का कंसेप्ट है ना जी, मदरसा खुला, बच्चा वहाँ पढ़ाई करता है, वहाँ अली बेते सिखाया जाता है। और अभी किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का क्या खुला है, वहाँ शाखा ब्रांच खुला है ना,
वहाँ 10 करोड़ की लागत से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर गर्ल हॉस्टल बनवा रहा है लड़कियों को रहने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। देखो यहाँ पर समझो कि कैसे लिंक जुड़ता है। कहा है ना कि तुमको भाषा बताना है, लिपि बताना है, संस्कृति को संरक्षित करना है। 1 वाले में, सेकेंड वाले में क्या कहता है, तुम अपना कॉलेज खोल सकते हो। तो कॉलेज में मदरसा खोल दिया, कॉलेज खोल दिया। अभी क्या है कि किशनगंज में एक मुस्लिम, काफ़ी वहाँ मुस्लिम आदमी बहुत ज़्यादा है किशनगंज में, तो वहाँ पर एक मुस्लिम थे, काफ़ी जमींदार लोग हैं, उन्होंने बिहार विधानसभा से ये कानून पास करवा करके एक वहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने का वहाँ अप्रूवल मिल गया बिहार सरकार से। कुछ दिन पहले हम फेसबुक पर देखे तो उनका नाम हम मिस कर रहे हैं, कॉलेज का नाम हमें याद आएगा तो हम ग्रुप में आपको डाल देंगे। यानी बिहार का वह पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगा जो किसी व्यक्ति के द्वारा खोला गया, वो टोटली वो मुस्लिम है। यानी वहाँ नर्सरी से लेकर के हायर स्टडी तक है, PhD तक पढ़ाई होगी आपको। लेकिन तो क्या है कि वहाँ चूँकि मुस्लिम खोले हैं तो वह मुस्लिमों को ज़्यादा, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को ही पढ़ाने के लिए खोला गया हुआ है। वो अरब में लोग रहते हैं, पैसा का अपराध है, अपना खोल दिए, अच्छी बात है, एजुकेशन फैल रहा है वहाँ पर। अब देखिएगा कि हमारे भारत के अन्य देशों, अन्य कोने से हमारे बिहार में कॉलेजेस खुल रहे हैं। अब देखो कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता किस में है, ईसाई धर्म में है ना। तो बिहार का ऐसा कौन सा जिला है बताओ जहाँ पर कोई मिशनरी स्कूल नहीं खुला हुआ होगा? कोई जिला है तो बता दो। हर जगह स्कूल खुला हुआ है ना। तो कभी सोची हो कि लोग अपना बाल बच्चा को जब जब पढ़ना होता है तो लोग मिशनरी में ही क्यों भेजता है, क्रिश्चियन वाले स्कूल में? क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है ना। तो ये सब प्रावधान हमारे किस में किए गए हुए हैं, 29 और 29(2) वाले में। ये 29 समझ में आएगा सारे बच्चों को? देखो थोड़ा सा बहुत शॉर्ट्स में है। अब आर्टिकल 30 बताओ कि आर्टिकल 30 में क्या प्रावधान किया गया, बताओ तो केसरी। ये शिक्षा संस्थान का स्थापना कर सकता है, वो कहीं भी राजनीतिक में भाग ले सकता है। हाँ देखो, यानी हमारा आर्टिकल 30 क्या कहता है भारतीय संविधान का, अल्पसंख्यकों के संदर्भ में, कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय जो 6 को पढ़े है ना, सिख धर्म, सिख व ईसाई का, बौद्ध का, तो जो भी 6 धर्म के अनुयायी हैं, 6 धर्म के लोग हैं, वह अपना इच्छानुसार किसी भी प्रकार के भारत के किसी भी कोने में शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है और उस संस्थान का प्रशासन चला सकता है, उसके लिए कोई भी नियम कानून बना सकता है, उसमें सरकार उसका हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन शर्त क्या है सारी का, कि वो संस्थान सरकार से पैसा नहीं लेगा और वह संस्थान क्या होगा, किसी धर्म विशेष पर केंद्रित होगा। यही शर्त है। जहाँ सरकार से पैसा लिया वह पूरा का पूरा कानून क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको हर धर्म। सर तो अभी जो रिसेंट में, हाँ जी सर, हाँ बताएं। अभी जो रिसेंट में आसाम सरकार घोषणा किया कि अगर हम पेमेंट करेंगे तो आपको दूसरा और शिक्षा देना पड़ेगा, तो इस शिक्षा नहीं दिया जा रहा था। आपकी आवाज़ हम ब्रेक होती करण, फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं। मदरसा वगैरह में हाँ, असम सरकार ने, बोलो ना, आसाम सरकार ने क्या बोला? आवाज कट गई थी आपकी, आवाज कट रही। आसाम सरकार अभी घोषणा किया, बोला था नहीं सर क्या, आप लोग हम मदरसा में तभी पेमेंट करेंगे या फंड देंगे जब वो सब शिक्षा का ग्रहण कराएगा, तो सब शिक्षा ग्रहण विवाद करवाएगा, भी है हुआ ना? था। हाँ, क्योंकि यह देखिए, किसी भी भाषा को उत्थान करना, धर्म को उत्थान करना, यह राज्य सूची का विषय होता है, तो कानून तो बना ही सकता है ना वो, है ना। और आसाम में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है करण, हिंदू कम है। तो अब क्या है कि, बोलो, तो उसके अंतर्गत तो ये गलत हो जाएगा ना सर? गलत कैसे होगा? अगर वो रूल लागू करता है तो ये 30 तो काम नहीं करेगा। बांग्लादेशी है वहाँ, सब बांग्लादेशी हैं। नहीं, ये गलत बात है दिलीप। वो जो मदरसा है ना, उस मदरसा में आसाम सरकार फंडिंग देती है उसको पढ़ने के लिए भाई, मदरसा में। सर वो नहीं, सर कोई भी राज्य है सर, मेरा कहना है कोई भी राज्य है तो अपने विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके, तो वही आसाम में हुआ है, अपना विधानसभा से प्रस्ताव, चूंकि राज्य सूची का मामला है, तो अपने राज्य से विधानसभा से पारित किया कि हम सारा मदरसा को बंद किया जाए और स्कूल में ही उर्दू का जो भी पढ़ाई हो सरकारी स्कूल में उसको परिवर्तन कर दिया गया है। ये हुआ है सर, ऐसा ही किया गया है। तो इसमें मदरसा में जब बंद कर दिया गया है, उसके बाद हिंदी कॉलेज में पढ़ाया जाए, राज कॉलेज में। हाँ, उर्दू भी पढ़ाई होगी सब जगह। सुनो, उर्दू पढ़ाया तो उर्दू उसकी मातृभाषा है ना जी।
तो हम जी तो जी तुम्हारे वही होगा। हम तो तुम्हारे संविधान का रक्षा कर ही आप- रहे हैं। जी तो वही तो बता ही रहे हैं आप, चलो ठीक है, तुम लोग यही भक्त पास किया है। देखो 30 में क्या कहता है कि 30 में कहता है कि कोई भी धार्मिक समुदाय जो होगा, छठ हो हमारा है, अगर अपना नाम से कॉलेज खोलता है धर्म विशेष का, तो वह क्या करता है, वह स्वतंत्र उसका प्रशासन चलाने के लिए और उस पर नियम कानून बनाने के लिए, है ना। जैसे देखिएगा कि खालसा कॉलेज के एग्जाम्पल ने बताया कि वह अपना पंजाबी वाला है ना। फिर ऐसे ही जाइएगा कि जो भी क्रिश्चियन कॉलेजेस होते हैं, देखते हो कि डीएवी कॉलेज का हर जगह का जैसा रूल रहेगा, हालांकि वो अल्पसंख्यक में नहीं आता है, लेकिन एग्जाम्पल हम बताते हैं कि डीएवी कॉलेज जैसे पूरे इंडिया में सबका एक उसका सिलेबस होगा, एक पढ़ाई का तरीका होगा, सबका डेकोरम भी एक के जैसा सर होता है। इसमें ज्यादा तर्क का कोई बात ही नहीं है सर, ये तो पहले ही किया हुआ है कि अगर सरकार फंडिंग देगी तो उसमें जो सरकार का रूल है वो अनुसार पढ़ाना होगा। अगर फंडिंग नहीं करेगी तो जो कॉलेज है वो अपना नियम लगाएगा। अपना नियम लगाएगा, सरकार उसको रोक सकता है अपना नियम लगाएगा, तब बताओ। नहीं, अपने भाषा में आप भी एडमिशन लीजिए उसका, जो अभी बोले ना कि खालसा कॉलेज में पंजाबी पढ़ना अनिवार्य है, तो ऐसा नियम लागू कर सकता है ना सर। हाँ, वो सरकार कर सकती है कानून हाँ बना करके, है हाँ, ना। अगर सरकार फंडिंग करेगी तो तरह तरह की भाषा की पढ़ाई होगा। ठीक है। अब देखो, तो इसमें क्या है कि अपना कॉलेज खोलना है धर्म संख्या, इसमें भी क्या करा है कि 2 क्लोज जोड़े गए हुए हैं, ऋतुराज बहुत डिस्कस किया है। बताओ ऋतुराज, इसमें 2 क्लोज किए गए हुए हैं 30 में। जी बोलिए। अनुच्छेद 30 का 2 पार्ट है कि नहीं है? ये तो हम एक ही को पाठ पढ़े हैं। देखो यही यहाँ पर है सर, है देखो है। अनुच्छेद 30 में क्या कहता है, इसको 2 भागों बांट के पढ़ते हैं। क्या है कि पहले में क्या है जी, कि आप किसी भी अगर आप अल्पसंख्यक हैं, कॉलेज को आप क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के इसको डिवाइड कर सकते हैं कि अगर कॉलेज आप खोलते हैं तो या तो आप किसी धर्म विशेष के नाम पर रख सकते हैं, या आप इसके नामकरण करने में राज्य सरकार से क्या कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। ध्यान देना, सुनना फिर से कि यदि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, समुदाय के लोग यदि कॉलेज को खोलता है तो वह कॉलेज का नाम धर्म के आधार पर रख सकता है, पहला चीज। दूसरा क्या कहता है कि वह उसका नामकरण या तो खुद कर सकता है या नामकरण करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति ले सकता है। बात समझ में आया? फिर देखो इसके बाद सेकेंड वाले में क्या कहता है कि इस जब कॉलेज खोल लिया अल्पसंख्यक वाला, तो अब क्या करेगा कि तुमको भी 2 काम यहाँ पर करना पड़ेगा। कॉलेज खोलने के लिए या तो तुम इसका प्रशासन क्या चलाएगा, खुद चलाएगा, या प्रशासन में तुम क्या कर सकता है, सरकार का हेल्प ले सकता है, सरकार का हेल्प ले सकता है। ये चारों चीजों जो हैं, समझे ऋतुराज, ये अनुच्छेद किस में कहा गया हुआ है, 30 में कहा गया हुआ है। अभी जो हमारे बिहार के बहुत सारे मदरसा जो हाईटेक हो रहा है, तो देखो जरूरी थोड़ी कि जो गांव देहात में मदरसा होता है उसके पास पैसा खूब आता होगा, नहीं। जो शहरी क्षेत्र में वहाँ तो पैसा आ रहा है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में मदरसा, देखो अभी खपरा के मकान में मदरसा चल रहा है, उनको कहाँ से पैसा आएगा? तो राज्य सरकार क्या करती है, विदेशों से फंडिंग लेकर, विदेशों से तकनीक लेकर के उनको प्रशासन चलाने में क्या करता है, मदद करता है। लेकिन इनके क्या करता है कि प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप राज्य सरकार नहीं करता है। प्रशासन आपको खुद चलाना है, आपको क्या सरकार हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि यह जो हेल्प कर रहा है यह वास्तव में कहाँ से आया है, यह आया है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत से। बात समझ में आया? सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि आगे हमारा एक अनुच्छेद 350 है, वह भी भारतीय संविधान में। अब सर इसमें सुनिए सर, इसमें क्या लिखे हैं, बोल रहे 31, 32। इसको नहीं, इसको हम 31 थोड़ी लिखे हैं, हमने तुमको क्या बताया, इसको हम 2 भागों में समझ सकते हैं, यही अच्छा, ना बताए हैं जी। ठीक ये तो लिखे हैं कि 1 जी, चाहे जी। 2, समझाने के लिए हम बोले हैं, तुमको 30 ही लिखना अच्छा, है बस, है ना। अब देखो ठीक। यहाँ तक समझ में आया? रश्मि, केसरी, रेशम, रागनी, नीता, नबिता? सर जी सर। अच्छा ठीक। देखो अब हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 350 है, वह 350 क्या कहता है, बताओ कोई आदमी। ये अभी बहुत न्यूज में था।
सर कैंपस के अंदर अल्पसंख्यक को भाषा के आधार पे कुछ सुविधा दिया जा सकता है। क्या बोली हैं? अपने अपनी मातृ सर अल्पसंख्यक को भाषा के विशेष अधिकार प्राप्त हो सकते हैं और और इसकी पढ़ाई में कुछ सुविधा हो सकता है। किस प्रकार का सुविधा? जैसे क्या था? जैसे चोरी कर सकता है नहीं? देखो ठीक सही बोली हो। देखो अनुच्छेद 350 क्या कहता है कि भारतीय संविधान, माइक बंद कर लीजिए, भारतीय संविधान का 350 जो अनुच्छेद है वह कहता है कि जो भी हमारे पास धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनको, ध्यान से सुनना, कि जो भी मेरे पास धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनको मातृभाषा में मतलब मदर टंग में क्या करना है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और शिक्षा अधिकार क्या शिक्षा प्राप्त कर सकता है, पहला चीज़। दूसरा क्या कहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस अल्पसंख्यक समुदायों के मातृभाषा को संरक्षित करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, ये हम बाद में पूछेंगे, अभी पहले समझा देते हैं। देखो ध्यान से सर इसको थोड़ा फिर से रिवाइज कीजिए तो। अच्छा फिर से रिवाइज करें? जी जी जी, इसी पर लिख करके रिवाइज कर देते हैं, कोई दिक्कत है? देखो ना ठीक है। ना ठीक है। देखो अनुच्छेद 350 को हमने क्या कहा है कि यह एक ही क्लॉज है, उसमें क्या कहता है कि भाई तुमको अगर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हो तो तुमको क्या करना है, मातृभाषा में एजुकेशन लेना है, और साथ में तुमको क्या करना है, उस मातृभाषा में तुमको अगर एजुकेशन लोगे तो उसको प्रोटेक्शन तो दोगे ना जी, उसको रक्षा करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। बेसिकली यह जो है समझो रश्मि, ये क्या है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए किया गया हुआ है, लिंग्विस्टिक वाला है ना। अब देखो यहाँ पर यानी अनुच्छेद 350 क या इसी को ए कहते हैं, इसका भी दो ठो भाई हो गया बेटा, इसको दो गो बेटी हो गया मान लो, है ना, सॉरी ख। यहाँ ध्यान दो, अनुच्छेद 350 क में क्या कहता है कि जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक होगा उनको क्या है रश्मि कि मातृभाषा में एजुकेशन मिलना चाहिए, यानी अपने मदर टंग में एजुकेशन मिलना चाहिए, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या कहता है कि अब आपको तो मिल गया मदर टंग में, लेकिन मान के चलो कि अगर राज्य सरकार मातृभाषा में ये नहीं दे पाए, क्या एजुकेशन नहीं दे पाए, जैसे अभी हम नाम नहीं लेंगे किसी राज्य का और किसी राज्य का मुख्यमंत्री का, चूंकि अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, फंस गया तो हम भी जाएंगे, आपको ही पुलिस पकड़ के लेके चला जाएगा। हमारे बिहार का पड़ोसी राज्य है जहाँ पर देखो कि हिंदू मुस्लिम खूब हो रहा है, यानी जब से मुख्यमंत्री बन करके आए हैं तब से वहाँ के मदरसाओं की स्थिति दयनीय हो गई है। ये रिपोर्ट पढ़िएगा किसी अलीगढ़ मुस्लिम रिसर्च विंग का, उसमें बताया गया होगा, उसने फंडिंग रोक दिया है। यानी आपने हिंदू को प्रमोट किया और मुस्लिम के अधिकार को क्या किया, थोड़ा सा डाउन किया। यानी आप जो मुख्यमंत्री हैं आपने क्या किया, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। तो जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है संविधान का उल्लंघन, पर आप पर भी तो लाया जा सकता है महाभियोग, बात समझे। देखो तो अब क्या है कि अनुच्छेद 350 को कहता है कि तुमको मातृभाषा में क्या करना है, तुमको ये देना है, एजुकेशन देना है। देखो जैसे मान के चलो कि हमारे पास कोई मुस्लिम अल्पसंख्यक है, ठीक है, तो इनका एक अपना स्क्रिप्ट होता है, लिपि होता है, मातृभाषा क्या होता है, उर्दू होता है ना जी, उर्दू हो गया या अरबी हो गया, ठीक। अब देखिए सिख का अपना मातृभाषा होता है ना, क्या मातृभाषा होता है इसको, सिख को ये लोग पंजाबी लिपि में लिखते हैं ना, या गुरुलिपि, हाँ गुरुमुखी, हाँ गुरुलिपि या गुरुमुखी, वही नाम, गुरुमुखी, हाँ गुरुमुखी। अच्छा फिर जैसे कि बौद्ध हो गया है ना, जैन हो गया, ईसाई हो गया, तो ईसाई का तो सबसे बच्चा ईसाई है ना, अंग्रेजी में लिखता है, ये सब बहुत सही आदमी है ये। बाकी इन लोग का कुछ अपना स्क्रिप्ट होगा, फिर पारसी लोग हैं इनका कुछ स्क्रिप्ट होगा। यानी हमारा संविधान का 350 क या ये क्या कहता है ऋतुराज कि कोई भी संघ समूह अपने मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इवन कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कुछ दिन पहले ही कि अब सुप्रीम कोर्ट में हिंदी भाषा में भी पिटीशन लिया जा सकता है। पहले क्या होता था कि खाली अंग्रेजी में ही वह लेता था पिटीशन, अब हिंदी में भी आप उसको दे सकते हैं। जैसे सर सर आपने बोले कि बगल के जो राज्य है
जो मदरसा को फंडिंग नहीं दे रही है, ठीक। तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि तो फंडिंग नहीं दे रहा है तो दे या ना दे, ये तो डिपेंड करता है सर। जो नहीं दे रहा है तो कंप्लेन कर सकता है ना सुप्रीम कोर्ट में दायर कि सर हमको इस तरह का फैसिलिटी या कुछ नहीं मिल रहा है राज्य सरकार के एवज में, याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, ये हो सकता है ना सर, तो अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है। दायर किया गया था तो सर वहाँ का जो मुख्यमंत्री है ना, हाथ करा किया, बोला कि सारा पैसा हमने कोविड रिलीफ में ये कर दिया, रिलीज कर दिया। तो कोविड में हिंदू भी मरा है, मुस्लिम भी मरा है। बात समझ में आई तू राज? जो राजनीति होता है ना, बताओ। ये भी तो कर सकता है ना सर कि जो मान लिया जाए मदरसा है तो मदरसा से परमिशन लीजिए, कहाँ कहाँ खोल रहे हैं, चूंकि अवैध तरीका से उसको संचालन किया जा रहा था, बाहर से फंडिंग आता है, इसलिए तो भी बंद किया जा सकता है ना सर। मेन कारण उसने यही दिया है जो अभी तुम बात बोल रहे हो ना, क्योंकि हमारे यहाँ जब ये पढ़िएगा, आयकर अधिनियम पढ़िएगा, आयकर अधिनियम में ये कहा है कि जो भी ब्लैक मनी होता है नेताओं का या बड़े बड़े बिजनेसमैन का ना, वो सब इसी अल्पसंख्यक कॉलेज से होकर के जाता है। यानी अगर तुमके पास अखराध पैसा पड़ा हुआ है तो तुम कॉलेज खोल दो। बात समझ में आया? पूरा पैसा इसी में खप जाता है। तो उन्होंने यही पिटीशन दिया था, लेकिन उनके मुख्यमंत्री के जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यही बात कहा था कि भाई अब ये पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। और सही बात है ना भाई कि देखो मदरसा खोला अच्छी बात है, तुम एक ये पैमाने से आओ ना। अब तो बिहार सरकार नहीं सर, तो वो तो बोल रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, रजिस्ट्रेशन के आधार पर हम देंगे। तो सही ना, गलत फंडिंग होगा गलत क्या बोल रहा है? सही ना बोल रहा है वो। यही चीज हमारे तो बिहार में हुई है। बिहार सरकार ने क्या किया है, अब मदरसा हो या चर्च हो या कोई भी बौद्ध का मठ हो, तुमको पैसा तभी मिलेगा जब तुम बिहार सरकार में या भारत सरकार में क्या हो, रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ हो, है ना? जी हाँ, रजिस्ट्रेशन आप लीजिए। हाँ, सरकार का बहुत पैसा व्यर्थ होता चला जा रहा है। खैर चलो छोड़ो उस सब बातों को, वो हमारा पेपर में नहीं पूछेगा। देखो, यानी तुम दे सकते हो। अब अनुच्छेद 350 ख में क्या कहता है कि तुमको इस एजुकेशन तो दे दिया हम अपना मदर टंग में, लेकिन इसकी रक्षा कौन करेगा, इसको देखभाल कौन करेगा नीता, कि राज्य सरकार वास्तव में मदरसा में, चर्च में या बौद्ध मठ में अपनी मातृभाषा में शिक्षा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसकी जांच पड़ताल कौन करेगा? तो इसकी जांच पड़ताल करता है अल्पसंख्यक भाषा अधिकारी, अल्पसंख्यक भाषा पदाधिकारी या फिर अधिकारी। वर्षा क्लास में हैं आप? माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, है ना? ध्यान से सुनना सारे बच्चे कि राज्य सरकार अपने यहाँ अल्पसंख्यक समुदायों के लिए, बिहार का हम चर्चा लेते हैं कि बिहार सरकार क्या वास्तव में सिख को, जैन को, बौद्ध को, मुस्लिम को अपने मातृभाषा में शिक्षा दे रहा है, प्राथमिक शिक्षा। तो इसकी रक्षा और देखभाल कौन करता है? तो अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। और यही एक पद होता है, यह जो पद होता है यह 5400 पे ग्रेड का पे होता है, पद होता है। और इसी की नियुक्ति हमारे बिहार सरकार के बीपीएससी के द्वारा किया जाता है ना? इसकी चर्चा ये समझ में नहीं। अच्छा, क्या नहीं समझे बताओ? ये अल्पसंख्यक भाषा अधिकारी जो बताया रक्षा करता है, तो ये फिर किस कास्ट का होता है? एक ही कास्ट का होता है, या फिर मान लीजिए मुस्लिम है तो ठीक है, हमको ईसाई का या फिर कोई और कॉलेज किसी और धर्म का स्थापना करना पड़े तो सबका एक ही करता है कि वो अलग अलग होता है? नहीं, अलग अलग समुदाय। अगर जरूरी नहीं कि यह अधिकारी जो है ना किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी समुदाय का हो सकता है। अगर मान लो क्या सर, तो हम तो बीपीएससी ये नहीं ना बोलते हैं कि कौन कास्ट को भरना है, तो कोई भी इसमें ले सकता है, अल्पसंख्यक पदाधिकारी हो सकता है। तो नेता यही ना बोलता है। ये तो हाँ, यही समझ में नहीं आ रहा था, अल्पसंख्यक भाषा अधिकारी। ये तो किसी को भी बना सकता है, मुस्लिम, जैन, पारसी। करण भी बन सकता है, तुम भी बन सकती हो। अगर तुम बनोगी तो तुमको बोलेगा भाई साहब जो एससी कम्युनिटी के लोग उसका वेलफेयर करो, करोगी वेलफेयर, है ना? यस, कर नहीं करोगी, कारण नहीं करोगी, कारण है ना क्या है? सुन बताते हैं,
एससी ने क्या क्या तकलीफ झेला है, एसटी ने क्या क्या तकलीफ झेला है, उस तकलीफ को तुम नहीं जानती हो। पता ही नहीं हम लोग को हैं? हाँ, आप लोगों को पता ही नहीं है, हम लोग को पता ही नहीं है। हमारे इसलिए हम देश उसका उत्थान नहीं कर हम नहीं पाएंगे। कर सकते हैं। तुम तो हो ब्राह्मण, दिन भर पूजा पाठ में संलग्न रहती हो, तो तुमको थोड़ी तकलीफ है कि जूता चप्पल खोल के वहाँ 10 कोस पहले जाना पड़ता था। उसका छोटा बच्चा, उसको जो ऐसे लोग हैं बड़ा, उनको पैर छू के प्रणाम करता था। कम सताए गए हैं वो लोग। तो तुम नहीं, मत बोलो, खाली फकैती नहीं मारना है नीता। जो प्रैक्टिकल चीज़ है उस चीज़ को हम समझो। भी तो हम कहाँ हम तो कुछ भी कर रहे हैं ब्राह्मण सर, है एक सर। मिनट। हाँ, हेलो हाँ, सर, बताओ, बोलो। मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ उनके लिए, वो संविधान कर रहा है ना, तो उसमें मैं और आप और कोई क्यों रोकेगा उसको? अगर तुमको नियुक्ति भी कर दिएगा ना, तो तुम उसकी तकलीफ को नहीं झेल पाओगी। जो तकलीफ झेल रहा है ना, जब तक तुम उस तकलीफ को नहीं फील करोगी, तब तक तुम उसके लिए अच्छा कल्याणकारी योजना तय ही नहीं कर पाओगी। योजना को क्यों भंग कर दिया गया इतना साल के बाद में? इसलिए ना कि दिल्ली के एसी रूम में बैठा हुआ है, बिहार में जाकर के एक पूरा सुदूर गाँव है, मुसहरी ब्लॉक है मुजफ्फरपुर का, जहाँ मूसर लोग खूब रहता है, वहाँ पर योजना बना रहा है कि भाई मूसा खाता है, क्या क्या करता है, क्या उसको पता है, क्या तकलीफ झेला हुआ है। तो ये सब खाली फालतू बातें सब है। देखो, सब प्रावधान है तो सरकार ने कर दिया है इसको, है ना। चलो, कोई भी नियुक्त हो सकता है, कोई भी धर्म जाति का लोग होता है, तो उसमें कोई ये नहीं है। ठीक, सर। हाँ बताएं। सर 350 का जो है मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, ये केवल अल्पसंख्यक के लिए या बहुसंख्यक के लिए भी है? बहुसंख्यक के लिए भी है। हम लोग हिंदू तो संस्कृत में ग्रहण कर सकते हैं शिक्षा, ऐसा थोड़ी है कि अल्पसंख्यक के लिए रहेगा, कोई भी ग्रहण कर सकता है। तो सर संस्कृत विद्यालय अगर खोलना होगा तो खोल सकते हैं कि नहीं इसके साथ? नहीं, क्योंकि तुम हिंदू अल्पसंख्यक थोड़ी ना है। सरकार का परमिशन लेना होगा। हाँ, सरकार अगर चाहे तो सरकार खोल सकती है, लेकिन हमको अगर खोलेंगे ना तो हमको ये लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं ना, तो हिंदू में अल्पसंख्यक हम लोग है नहीं, हम लोग क्या है, बहुसंख्यक हैं। बात समझ में आया? तो देखो, हमने क्या कहा कि जो भी हम लोग ने चर्चा करा है, ये अनुच्छेद जो है वास्तव में हमारे भारतीय संविधान में ऐसा है कि जो अल्पसंख्यकों को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, उसको प्रिजर्व करता है। अब यहाँ ध्यान दो, एक चीज़ हमने यूज किया था, भाषाई अल्पसंख्यक। ये आखिर भाषाई अल्पसंख्यक होता क्या है, देखो यहाँ पर। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से, ये हमारा क्या है, हिंदुस्तान है। थोड़ा टेढ़ा बन गया है ना, उनका लिंक थोड़ा डिस्टर्ब है हिंदुस्तान का। देखो, अब यहाँ पे हमको सबको पता है कि जितने भी यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ तो सबको जानकारी होती है कि ठीक है, यहाँ हर धर्म जाति के लोग रहते हैं। लेकिन अब भाषाई अल्पसंख्यक होता क्या, इस चीज़ को समझो। देखोगे कि कश्मीर का एक इलाका यहाँ अभी तो क्या बन गया है, ये तो लद्दाख पूरा इलाका हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक। यानी यह जो लद्दाख का इलाका है, थोड़ा बहुत यहाँ कश्मीर का जो इलाका है, यहाँ पर एक जगह पाया तो उसका नाम है पख्तूम प्रांत, है ना, जहाँ पर नुब्रा जनजाति की लोग रहते हैं। जहाँ पर नुब्रा जनजाति की लोग रहते हैं, ये लोग क्या है, इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो बहुत कम संख्या में है, इसकी अधिकांश संख्या पाकिस्तान में चला गया हुआ है। बेसिकली ये सारा इलाका जो है ना, ये स्वात घाटी का हिस्सा है। स्वात घाटी, स्वाति मत जानना, स्वात घाटी। जैसे स्विट्जरलैंड रहता है ना युवराज, कितना सुंदर जगह है, उतना ही इतना स्वात घाटी बिल्कुल प्योर जगह है। इसको वर्जिन बोलते हैं नेचर के लिए, कहीं इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया हुआ आदमियों का, बड़ा सुंदर निरोग जगह है ये। तो यहाँ पे क्या कि पख्तूम प्रांत में एक जनजाति रहती है, नुब्रा जनजाति, बहुत कम संख्या है इनकी। तो ये लोग पख्तूमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पख्तूमी भाषा बोलते हैं। इनकी लिपि भी पख्तूमी होती है। तो चूंकि यह भारत के सीमा क्षेत्र में बसे हुए हैं ना, तो भारतीय नागरिक हो गए। तो यह भारत सरकार का जिम्मेदारी बनता है, नीतीश कुमार, कि इस पख्तूनी जनजाति के लोगों को क्या करे, भाषाई अल्पसंख्यक हो गया तो इसका क्या करेगा, रक्षा करेगा। किसकी? इसके लिपि का, इसकी भाषा का, इसकी किसकी, संस्कृति का। क्यों करेगा? क्योंकि अपना मन से नहीं करेगा, क्योंकि हमारा संविधान है ना, कहता है जी कि तुमको उतना करना पड़ेगा। ठीक, फिर देखो, फिर यहाँ देखिएगा कि हमारे पास समुद्र वाले भाग है ना। यहाँ देखिएगा हमारा पूरा का पूरा इलाका, कौन सा इलाका आता है, ये आता है
अंडमान एंड निकोबार आता है ना जी। यहाँ कौन सा प्रांत आता है बताओ तो रश्मि, तुम बताओ तो रेशम। ये लक्षद्वीप नहीं सर? हाँ लक्षद्वीप है। आपको पता है ना कि इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जनजातियां रहती हैं, है ना। क्या नाम है उनका? जारवा, ओंग, सेंटिनली, है ना। 4-5 जातियां रहती हैं। वो तीरे से मारता है, तीर से हवाई जहाज को मार देता है वो। यानी अंडमान निकोबार द्वीप में किसका है नीता? भारत सरकार का हिस्सा है। तो यहाँ जो भी जनजाति रहती है, जो भी अपना भाषा बोलता है ना, जैसे जारवा है तो जारवा भाषा बोलेगा, ओंग है तो ओंगी भाषा बोल, अपना उसकी लिपि है। हालांकि उसको लिपि तो लोग नहीं पढ़ पाए हैं, वैज्ञानिक लोग, ये बिल्कुल सिंधु सभ्यता की तरह है, नहीं पढ़ पाए हैं लोग, लेकिन इनकी अपनी लिपि है, बातचीत करता है, चूंकि सैटेलाइट से उसको दिखता है। तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है क्या कि यहाँ के आदिवासियों की जो भाषाई, और इनकी संख्या तो कम है ना जी बोलने वालों का। आपको पता है ना कि यहाँ जो इतनी भी जनजातियाँ रहती हैं सबको भारत सरकार ने इनडेंजर्ड कर दिया है। जानकारी तो होगी आप लोगों को। तो ये अल्पसंख्यक होगा कौन सा? भाषाई हो गया। तो इसकी लिपि की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी? तो ये सरकार की। और यहाँ पर यूटीज में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक ये अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है और राज्य में सरकार के द्वारा की जाती है। यानी अब भारत जो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा उनका क्या जिम्मा होगा कि जो और ये क्या नाम है, भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी लिपि की रक्षा कहाँ तक हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है, उनके विषय में वो राष्ट्रपति को क्या करता है, रिपोर्ट देता है। और राष्ट्रपति फिर भारत के संसद के पटल पर रखवाती है, डिस्कशन होता है कि मैंने यह काम किया है। बात समझ में आया? तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे भाषाई अल्पसंख्यक के लिए हो गया। अब हमारे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, अब देखो यहाँ झारखंड में है ना, झारखंड में अभी कुछ दिन पहले पेपर में दिया था कि एक जनजाति बहुत विलुप्ति के कगार पर है, मुश्किल 4-5 हज़ार जनसंख्या उसका नाम हम मिस कर रहे हैं। इसके लिए भी यहाँ की झारखंड की सरकार ने उस जनजातीय भाषा को संरक्षित करने के लिए कानून बना दिया झारखंड विधानसभा में, उसको प्रोटेक्ट किया है, बढ़ाया कि भाई अब तुम उस भाषा में भी राज्यपाल को आवेदन, मतलब कोई भी सरकारी काम होता है उस अपनी लिपि में तुम हमको दे सकते हो आवेदन। आदिवासी ये संथाल था का सर? ना संथाल नहीं है, कोई दूसरा बड़ा विलुप्त जनजाति है वो। ओराव का सर? ओराव की कुछ होगा ऐसा नहीं, लेकिन संथाल नहीं है, है ना। तो ये हुआ भाषाई अल्पसंख्यक। बात समझ में आया? यानी हमने क्या, सुनो ध्यान से, हमने अभी तक क्या देखा कि जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं, वर्ग होते हैं, भारतीय संविधान किस किस प्रकार के प्रावधान करता है। अब हम इसी को कहाँ खोजने का प्रयास करेंगे? बिहार के संदर्भ में। यहाँ तक किसी बालक बालिका को कोई तकलीफ है, समझ में नहीं आ रहा हो, हमको ये बताओ, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं सर। तो प्रोविजंस हमने पढ़ा है, ठीक, जो प्रोविजंस हमने देखा है यहाँ पर, उसी प्रोविजंस को एक अच्छे से डायनामिक रूप, मतलब बहुत विस्तृत रूप से हमको प्रेजेंट करना है कहाँ? अपने मेंस के आंसर कॉपी में। उससे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि आज़ादी के बाद भारत की सरकार ने क्या अल्पसंख्यकों के लिए कुछ काम वाम किया है? थोड़ा सा उसका हम खोज लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो 1992 में हमने पहले भी कहा था कि बिहार सरकार जो है भारत से एक कदम आगे ही बढ़ा रहता है। कहा था ना, चाहे पंचायती राज अधिनियम को लागू करने का हो, है ना, या उसके बाद क्या कि शराबबंदी लागू करने का हो, दहेजबंदी लागू करने का हो, जल जीवन हरियाली, हाँ ये जल जीवन हरियाली करने का हो, सब बिहार आगे आगे चलता रहता है। बिहार बहुत बढ़िया चीज़ होगा आने वाले समय में, ठीक। तो अब हम देखते हैं क्या कि अब इस प्रोविजन, ये संवैधानिक प्रावधान तो हो गया अब हमारा। अब हम देखते हैं कि कॉमन सामान्य पहलू पर चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण है। सामान्य पहलू, कॉमन एस्पेक्ट्स। देखिएगा कि 1947 में हम स्वतंत्र हुए, उसके बाद से पूरा भारत सरकार सोया हुआ था, जैसे नीतीश सोता रहता है दिन भर, है ना, सोया हुआ था। इनका नींद खुला 1992 में। कब? जब हमारे हिंदुस्तान में एलपीजी का कंसेप्ट आया। सुनो ध्यान से, 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ
कि 1992 में हिंदुस्तान के लोगों का, हिंदुस्तान सरकार का आंख खुला कि अरे भाई हम तो बहुत काम कर दिए थे एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, उसके बाद की एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन हमने क्या किया, अल्पसंख्यक के लिए कुछ काम नहीं किया। यानी यह जो गैप था रश्मि कितना सालों का, इसमें हम लोगों ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कुछ भी नहीं किया। दुख का बात है, बात समझ में आया? तो इस चीज़ को सरकार को रियलाइज हुआ कि वास्तव में हमने कहीं गलती किया है। तो 1992 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का क्या किया, गठन किया। अल्पसंख्यक आयोग का क्या किया, रागनी, गठन किया। और इसका क्या काम था अल्पसंख्यक आयोग का, कि जो भी उस समय अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, तो उन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की क्या समस्या है, उनको किन चीज़ की ज़रूरत है, उनको स्वास्थ्य समस्या क्या है, शैक्षणिक समस्या क्या है, सब की जानकारी प्राप्त करना था। और यह सीधे रिपोर्ट करता था किसको, हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदय को, हमारे भारत के प्रधानमंत्री को, संसद, सीधे जिसको भाई आपको पता होगा कि जो अल्पसंख्यक आयोग होता है उनको एक जुडिशियरी पावर होता है, न्यायालय के जैसे पावर मिलता है। किसी को समन जारी कर सकता है, किसी को बुला सकता है, यानी डीएमओ को बुला ले खड़ा करवा सकता है ये अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग देख लो, एससी आयोग, सब आयोग जो होता है ना बड़ा पावरफुल आदमी ये संस्था होता है। तो 1992 में क्या किया, इसने गठन कर दिया। बिहार सरकार बहुत तेज होता है, पता है बिहारी से बहुत तेज होता है हर मामले में। बिहार सरकार 1 साल पहले ही क्या किया, अपने यहाँ विभाग का गठन कर दिया था, है ना, 1 साल पहले ही, यानी 1991 में। बताओ तो उस विभाग का क्या नाम है ऋतुराज? अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय सर? नहीं, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग सर? देखो इसने क्या किया, 1991 में यानी 1 साल पहले ही बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन कर दिया। यानी देखो ये तो आयोग का गठन किया ना भारत सरकार ने। इस समय पूरा हिंदुस्तान का राज्य चुप था, कोई राज्य अपना आगे नहीं कदम बढ़ाया, लेकिन बिहार सरकार एक स्टेप आगे बढ़ा और क्या किया, अपने यहाँ अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण करने के लिए एक अलग से विभाग का नाम, अलग से विभाग का गठन कर दिया। जैसे भी मध्य प्रदेश ने किया है ना, गौ कैबिनेट का गठन कर दिया है। जापान सरकार ने एक हंसी विभाग का गठन कर दिया है ना, हंसने वाला लोगों का। अकेलापन विभाग का गठन कर दिया है। बड़ा बढ़िया इनिशिएटिव है जापान सरकार का, तो इसने गठन कर दिया। यानी अब क्या करेगा, हमारे बिहार में देखो 6 प्रकार का अल्पसंख्यक है ना, तो 6 प्रकार तो बिहार में रहता ही है, पाया जाता है। तो अब इस विभाग का यही काम होता है कि इन 6 अल्पसंख्यक समुदायों को किस प्रकार की समस्या है, उनके लिए किन किन प्रकार की योजनाओं का हम गठन करेंगे, बनाएंगे, वही सब इनका देखभाल करना होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बताना है आपको, अगर पूछे कोई अल्पसंख्यक के बारे में कि सर पूरा दुनिया तो सोया हुआ था, हिंदुस्तान के जगने से पहले बिहार 1 साल पहले जग गया और अल्पसंख्यकों का कल्याण करने के लिए क्या किया, इसका अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन कर दिया गया और ये अभी तक काम कर रहा है। और इसी विभाग में बीपीएससी के द्वारा जो अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी चयन होकर के जाते हैं, इसी विभाग के अंतर्गत वह काम करते हैं। हमारे 2 मित्र हैं, हमारे साथ इंटरव्यू दिए थे, वो दोनों मित्र का एक ही विभाग में हुआ था, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी बनने गए थे 56 से 59 वाले बैच में। वो अभी एक शायद सहरसा में है और एक कहीं और भभुआ की भोजपुर में कहीं पर हैं। वो उनका यही काम है हिंदू, लेकिन काम करते हैं मुसलमानों के लिए, काम करते हैं सिखों के लिए, काम करते हैं बौद्धों के लिए। तो जो यूपी ये जो सिविल सर्विस की पढ़ाई होती है ना, दिमाग को खोल देता है। वहाँ जाति धर्म ये सब बहुत, इससे बहुत ऊपर उठ जाते हैं सब लोग, है ना। ये सब गांव में चलता है बहुत ज़्यादा। आई बात समझ में? यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में? आगे चलें। देखो अब ये हमारा काम हो गया ख़त्म। अब हम देखते हैं क्या कि अब गठन तो कर दिया गया, अब यहीं से हमारा रास्ता निकल जाता है कि बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, है ना। ज्योति तुम जुड़ी हुई हो दरभंगा से? रागनी समझ में आया आपको? यस सर। क्या समझी बताएं?
कुछ नवीन सूचना मिला आपको, नवीन जानकारी जिससे ज्ञान बोध हो, ज्ञान का संचार हो? यस सर। हाँ सर जी हाँ बताओ। थोड़ा सा पीछे जाएं क्या? क्या बोलो? आप ये बोले थे अल्पसंख्यक भाषा का अधिकारी जो रक्षा करता है वो केवल भाषा का ही रक्षा करता है या फिर कोई धार्मिक संस्थान का भी रक्षा करता है? नहीं नहीं, ये अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। देखो, अल्पसंख्यक जो पदाधिकारी होता है नीता, है ना, पदाधिकारी होता है, यह देखो भाषा, संस्कृति, कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, यानी हर चीज का वह क्या करता है, दायित्व संभालता है अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। समझी? सर एक मिनट, अगर वो उस पर निर्णय नहीं ले सका तो फिर उसका निर्णय कौन करेगा? निर्णय लेने का काम इसका नहीं है। इसका काम पता है, पदाधिकारी का काम क्या होता है? देखो, पदाधिकारी एक बिचौलिया का दलाल का काम करता है। कैसे काम करेगा कि यहाँ विधानसभा से कानून बना, समझी नीता, कानून बना और यह लेटर जाता है इसके पास में कि भाई तुम इस पंचायत या उस अल्पसंख्यक को कितना पैसा दो। इसका काम बस क्या करना, फंड को रिलीज करना है, सरकारी योजना को पहुंचाना है। ये थोड़ी निर्णय लेगा। अभी जितना आज़ाद तुम और हम घूम रही हो ना क्लास में या घर पर, नौकरी के बाद तुम्हारा सर का आधा बाल खत्म हो जाएगा। इतना टेंशन में, प्रेशर में काम करोगी वहाँ पर बिहार सरकार में। सो इसका बस काम क्या है, मेरे दिमाग वहाँ पे मेरा दिमाग चला गया था सर, अयोध्या मंदिर पे चला गया था, अयोध्या मंदिर पे चला गया था मेरा दिमाग। उसका निर्णय कौन किया? अयोध्या मंदिर पर? यस सर। चलो वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसीलिए पूछे। अयोध्या के बारे में हमको जानकारी भी नहीं कि कहाँ है। जो पढ़ते हैं उसको देखो, चर्चा कर लेते थोड़ा सा, है ना। हाँ बताइए। तो हम इससे बात कर रहे थे, क्या नाम है, रागनी से। अब हम क्या देखते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए बिहार में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, है ना, प्रावधान किए गए हैं। इस प्रावधान को थोड़ा सा हम आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। यानी इस प्रावधान को दो भागों में बांटते हैं कि बिहार सरकार ने बिहार में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए क्या प्रावधान किया है, ठीक है। और दूसरा में रश्मि की केसरी बताएगी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया है। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। पहले कौन बताएगा? पहले रश्मि बताएगी, पहले रागिनी बताएगी? सर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए तो यही सब मदरसा ये सब का स्थापना किया गया होगा ना। पॉइंट कैसे लिखिएगा आप? वही तो नहीं पता है सर, तोड़ तोड़ के तो लिख लेंगे। बोल तो आप सही रहिए। क्या पूछे सर? बोलिए ना, क्या पूछे? अच्छा दोबारा बोले, कहाँ थे? हाँ सर बताएं सर। हाँ बताइए। जैसे कि सबसे पहले तो बोले सर आपकी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्थापना की थी। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। और उसके बाद जैसे कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी किया गया। ठीक है। और प्रत्येक जिले में सर अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय स्कूल की भी स्थापना की गई है सर। हाँ, एक मिनट। उसके बाद मदरसा का जो बुनियादी, यही रुको, लगता है बोर्नविटा पी करके आया है चंद्रशेखर, लगातार बोले जा रहा है। देखो देखिए, जैसे रागिनी का समस्या क्या हो रहा है। सर एक मिनट नीता, 2 मिनट रुको। सर एक मिनट रुको, 2 मिनट रुक जाओ। आप रागिनी का समस्या क्या है कि रागिनी बोल तो सही, वो उसको दिक्कत है कि वो लिख नहीं पा रही है। तो क्या लिखेंगे रागिनी इसमें कि बिहार सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, जिसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। उसको भाग बांटेंगे किसमें कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए किए गए प्रावधान या सुविधा, और दूसरा में क्या बांटेंगे, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान या सुविधा। इसके 2 तरीके हैं ये रागिनी। या तो आप अपने बॉक्स में इसका 2 कॉलम बना दो, जो पेज आपको मिलता है ना, यहाँ लिख दो आप। यहाँ लिख दीजिए धार्मिक और यहाँ लिख दीजिए भाषाई। बिल्कुल आमने सामने लिखिए, एकदम 1 1 2 2। या तो ऐसे आप लिख सकते हैं, या आपके पास जो पेज मिलता है मेंस वाला, है ना, मेंस की जो पेज मिलती है वो ये मार्जिन लगा हुआ, इसमें क्या यहाँ लिख सकते हैं, क्या मतलब बिंदी दे करके
कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान, फिर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, जितने पॉइंट आपको याद होता है लिख देना। फिर अगले में क्या लिखेंगे, भाषाई अल्पसंख्यक। हाँ 1, 2, 3। तो अभी चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या बताया है कि हमारे बिहार सरकार ने क्या किया, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए क्या लिखेंगे कि बिहार सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की क्या की है, स्थापना की है। यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे हम, लिख लो ना जी, सब थोड़ी ना लिखेंगे बोर्ड पर हम। इंग्लिश वाला कोई हो तो बोलना, इंग्लिश में भी हम बोल देंगे, है ना। पॉइंट बता ना दीजिए सर। पॉइंट तो ठीक है, पॉइंट में लिख लो कि कल्याण विभाग की स्थापना, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्थापना, ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखो अल्पसंख्यक संस्थानों को, अल्पसंख्यक धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, राज्य सरकार अनुदान देता है ना। सब सारे बच्चे लिखो जल्दी जल्दी, है ना। हाँ बोलिए। जिसराज कहाँ से हो, तुम्हारे आवाज में मिठास नहीं है, बक्सर उक्सर से हो क्या? ना लगता है नालंदा से हैं वो। ना नालंदा से हैं सर। नालंदा से हो? क्यों सर, आवाज बक्सर वाले लगता है लोग मीठा मुंगेर, नहीं बोलते क्या बेगूसराय, सर? खगड़िया। बक्सर वाले लोग मीठा नहीं बोलते क्या सर? मतलब भोजपुरी पे आपका टाच कर रहे हैं। हमने ऐसा तो नहीं कहा है। नहीं सर, अर्थ यही है। नहीं, कैसे आप अर्थ मान लिए? हमने यह कहा, मेरे प्रश्न को आप जब नहीं सुने हैं मेरे वक्तव्य को, हमने यह कहा है क्या बक्सर से हो क्या मिठास नहीं झलक रहा है? तो मिठास के अलावा भी तो हो सकता है कि आप में बहुत अधिक मिठास घुला होगा, ये भी तो पक्ष नहीं होता है ना। मतलब करण जी जो है निगेटिव ले लिए। हाँ, अपने मन से कुछ मंजूरी है दिलीप कुमार, है ना भाई। नहीं सर, मैं आपकी फ्रीक्वेंसी को समझ रहा हूँ। नहीं गलत समझ रहे हैं ना, अत्यधिक मिठास में तो हो सकता है ना। खैर चलिए, नहीं हो सर। गया। चलो लिखो बिहार। अब तीसरा में क्या लिखेंगे कि बिहार सरकार प्रत्येक पंचायतों में मदरसों की स्थापना कर रहा है और वहाँ जो मदरसा है, उस पुराना जो मदरसा है उसके नवनिर्माण करने के लिए फंड भी दे रहा है या सहयोग कर रहा है। 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। दूसरा पॉइंट क्या बोले सर? हम खुद भूल गए, क्या बोले हैं जी, बताओ, हमको याद नहीं रहता है। दूसरा बोलवे नहीं किया। दूसरा बोले हैं। अल्पसंख्यक संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान। हाँ, राज्य सरकार द्वारा अनुदान है। दूसरा ये भी नालंदे में घूम रहा है, खो गया है लगता है वहीं नालंदा महाविहार में। चौथा लिख लो, हमको भी 3-4 दिन टेस्ट कर लो फिर बताना, है ना। एडवर्टीजमेंट डाले हुए सरकार। आगे बात बढ़े जी, ठीक है, लिखो। यस। बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के सवाल पैदा, आपको टेस्ट करने का सवाल पैदा नहीं होता। ना कर लीजिए भाई, जरूरी है ना। हमारे यहाँ 2-3 ऐसा बच्चा एडमिशन लिया है ना कि बहुत खोजबीन किया नहीं है सर, कि फर्जी तो नहीं है, पैसा लेके कहीं भाग तो नहीं जाएंगे। पता नहीं, आदत हो गया सर। आप नहीं जरूरी भी है, बच्चों को इनकर करना बहुत जरूरी है, फर्जीवाड़ा बहुत ना होता है। लिखो चौथा में क्या लिखेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों को निःशुल्क कंपटीशन कोचिंग की सुविधा दी जा रही है, जिसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी तथा बीपीएससी तथा यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग सेवा भी उपलब्ध है। निःशुल्क कोचिंग सेवा भी उपलब्ध है, ठीक। देखो यहाँ क्या है कि बीपीएससी और यूपीएससी का कोचिंग कहाँ दिया जाता है? पटना का जो हज भवन है ना, वहाँ दिया जाता है। और बाकी हाँ, बाकी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी जो है ना, ये जो भी बड़े जिले हैं, जैसे तो किशनगंज, गया, पश्चिम चंपारण, नालंदा, मुजफ्फरपुर में चंदवारा जानती हो जी, रश्मि चली गई क्लास से। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, जो भी प्रोमिनेंट जिले हैं जहाँ पे अल्पसंख्यक आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे उन सबकी कोचिंग सरकार फ्री में दे रही है। कहाँ पर? या तो मदरसा में देता है या कॉलेज में देता है, जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है अनुदान बल में, है ना। लिख लिए। पाँचवा लिखो
बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों धार्मिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री सर एक बार फिर से बोलिए तो। अच्छा ठीक है, याद करने दो हमको क्या बोले हैं कि बिहार सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्षा क्लास में नहीं ना हो, चलो ठीक है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक रोजगार कल्याण योजना, अल्पसंख्यक रोजगार कल्याण योजना, अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, अल्पसंख्यक श्रम शक्ति योजना आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, हाँ सबके पहले मुख्यमंत्री जोड़ लेना, तीनों योजनाएं मुख्यमंत्री नाम जोड़ा हुआ है ना, योजनाएं शामिल हैं। ठीक, क्या क्या बोले सर? अल्पसंख्यक ऋण योजना के बाद अल्पसंख्यक, अरे एक बार फिर से रिवाइंड सुनो ऋतुराज, नालंदा एक ऐसा क्षेत्र का नाम है ना, जब पूरा दुनिया अंधकार था तो वहाँ प्रकाश उद्दीपित हो रहा था। अब वहाँ तुम दोबारा बुलवाते हो हमको, देखो दोबारा बोले है कि एक तो छूट गया सर, एगो छूट गया लास्ट वाला। तो मुख्यमंत्री क्या बताएं करण? श्रम शक्ति योजना सर, ये अल्पसंख्यक श्रम शक्ति सर। हाँ श्रम शक्ति सर, श्रम शक्ति रोजगार योजना। ठीक, अगला लिखो छठा पॉइंट में। एक SC/ST जो योजना था वो भी इसमें आ जाएगा क्या? तुम सही में दिमाग से ये हो, SC/ST क्या आएगा? वो अल्पसंख्यक में थोड़ी आता है, उसको अलग चीजें है ना, समझी सर? वो अलग है सर हाँ बताएं, कुछ बोले? हाँ बताएं, स्वतंत्र है बोलने के। पॉइंट है इसी का पॉइंट सर। हाँ आवासीय विद्यालय छात्रावास योजना है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास योजना, उसके बाद मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक खाद्यान्न योजना है सर, फिर मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक सर इसको क्या बोलते हैं, वक्फ कब्रिस्तान वाला सर, जो उसको वक्फ बोर्ड सर, सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत जो कब्रिस्तान से घेराबंदी की जाती है, नहीं बोले, दोनों के लिए है वो। लिख लीजिए आगे। अब यहाँ देखो सातवां में क्या लिखेंगे, वक्फ बोर्ड के माध्यम से लिख लो, वक्फ बोर्ड, वो आधा का फॉर्म नीचे, वक्फ बोर्ड विकास योजना सर। हाँ, वक्फ बोर्ड के माध्यम से पूरे राज्य में अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए भवन, कब्रिस्तान, विवाह भवन, मुसाफिर खाना आदि का निर्माण तथा मरम्मत किया जा रहा है ना। फिर सर है विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना भी है, अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना बहुत है, उसमें सरकार बहुत काम कर रही है अल्पसंख्यकों के लिए। हुनर योजना सर है, हाँ। तालीम मरकजी है, जो आंगनबाड़ी जैसे होता है उसी तरह का तालीम मरकजी है उन लोगों का सर। हुनर योजना है, उन लोगों का कौशल ट्रेंड, मतलब स्पेशल चीजों में ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार के लिए सर हुनर योजना उसको बोलते हैं। अगला लिखो 8वां पॉइंट कि अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है योजना, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना। देखो इसमें कितना अच्छा सरकार काम कर रही है कि जो भी महिला कैंडिडेट हैं, लड़की हैं पढ़ने वाली ना इस छात्रावास में, उसको प्रत्येक महीना 1000 रुपया बिहार सरकार प्रदान करती है, प्लस उसको गद्दा, गमछा या तौलिया लिख, गमछा मत लिखना वहाँ पे, तौलिया, बाल्टी डोल इसे लिखना मत, हर प्रकार खाना बनाने का सामान, बिस्तर सब देता है उनको, मशानी सब उनको दे रहा है ना। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं। तो ये सब अच्छा सर, हाँ। सर इसको ऐड कर सकते हैं इसमें, ये जो 10th पे 10,000, इंटर पे 25,000, ग्रेजुएशन पे 50,000। तो ये तो सबके लिए है ना दिलीप, वो तो सबको मिल रहा सबके लिए है। तो सर इसको इसमें टैग कर सकते हैं लास्ट में एक लाइन में सर, दिखाने के लिए। देखिए पूछ रहे सर आपसे। नहीं वो टैग जब आपके पास वर्ड नहीं हो ना तब उसको आप जोड़ दीजिए, लेकिन आपके पास तो बहुत सारे पॉइंट्स है ना। हाँ लास्ट में अगर दिखाना हो तो आपके सर पास तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं अभी।
अब अन्य बताइए। योजना कर सर इसको दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं, जो भी जुड़ा होगा सब हाँ। बिल्कुल दिखा सकते हैं, है ना। जी जी चलो जी। अब क्या है कि आपका होमवर्क ये रहा कि धार्मिक लोग क्या हो गया ना, भाषाई में क्या क्या लिखना है, जो हम लोग डिस्कशन पीछे किए कि कोचिंग खोल सकता है, कॉलेज खोल सकता है, नामकरण कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है ना। इसी सब को यहाँ पॉइंट पॉइंट चर्चा करना है। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहा और आज का क्लास अब यहीं समाप्त होता है। ये टॉपिक खत्म हो गया आपका अल्पसंख्यक वाला। प्रश्न बीपीएससी में कैसे पूछता है वो प्रश्न, होमवर्क लिख लो, लिख करके हमको बोलना। सर एक और छूट रहा सर, अल्पसंख्यक की इसमें सर छात्रवृत्ति वाला आज सर, बता के ही इनका अलग मानेंगे से पूरे। छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना नहीं सर। नहीं, दिलीप में इतना है ना, उफान मार रहा है ज्ञान, कंट्रोल नहीं हो रहा है दिलीप। नहीं अब कंट्रोल कर नहीं ली सर, दिलीप याद ने। हाँ याद दिला दे रहे, इसी बहाने मेरा रिवीजन हो जाएगा। हाँ ना ना, उतना बोलेंगे ना तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, चीज़ हमको उतना सा मतलब नहीं है। देखो ये सारे स्कीम आप सब लोग जानते हैं, ऐसा हमने कुछ नहीं कि जो हमने नया बताया, सबको आपको सब कुछ आप जान रहे हैं ना। थोड़ा सा पॉलिश कर दिया माइंड को, बस यही तो काम करना है ना हम लोगों को। आई बात समझ में। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, देखो भाषाई में एक चीज़ और जोड़ लेना कि बिहार सरकार कल 21 फरवरी था ना जी, 14 फरवरी सबको याद रहा होगा कि क्या क्या था, 21 फरवरी भी याद कर लो कि बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाती है। मातृभाषा दिवस मनाती है। वास्तव में 21 फरवरी जो हो डेट है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का डेट है, लेकिन 21 फरवरी को बिहार सरकार क्या करती है, मातृभाषा दिवस मनाती है। चाहे आप तो अगर बौद्ध हो तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ रहता हो, जो भी मातृभाषा है सबका प्रमोट करती है वो अपने में, जहाँ जहाँ ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ जहाँ पंचायत है उन सब में प्रमोशन करती है, ये सब है ना। इसको और लिख लोगी ना सारे बच्चे, ये बताओ हाँ या ना बताओ, कंफ्यूज नहीं करना है। फिर बताओ कि सर नहीं पढ़ाए हैं। खोज करके लिख लेंगे, गूगल सब करेंगे सर। हाँ सर टाइम लगेगा, आप बोल दीजिए ना। कॉलेज का गठन कर सकता है, स्कूल को खोल सकता है, ठीक है, अपनी भाषाओं को संरक्षित रख सकता है, अपनी भाषाई संस्थान के प्रबंधन कर सकता है। वही ना जो पीछे चर्चा किए हैं, वही तो इसमें लिखना है, तो रिपीट नहीं हो जाएगा, बोर नहीं हो जाइएगा आप लोग सुन। हाँ 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 बताइए तो जी बोर सर, हो जी जाएगा वो, है ना। चलो